विधानसभा के 23वें स्थापना दिवस समारोह में कई उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि वरिष्ठ संयुक्त सचिव मिथिलेश कुमार मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। सर, बहुत बहुत बधाई हो इस उपलब्धि के लिए। और कोई भी सम्मान मिलता है या कोई भी अवार्ड मिलता है तो एक अच्छा अनुभव तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक उत्तरदायित्व का बोध भी होता है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अवार्ड मिले या न मिले, सरकारी सेवक होने के नाते उत्तरदायित्व का बोध तो होना ही चाहिए हर व्यक्ति को। और यदि किसी उत्कृष्ट विधायक सम्मान से जिस माननीय सदस्य को सम्मानित किया गया या उत्कृष्ट कर्मी सम्मान से जिस कर्मी को सम्मानित किया गया, तो उसको तो अच्छी तरह से एक सर्टिफिकेट उसके माथे पर लग जाता है कि आप उत्कृष्ट कर्मी हैं। तो आपका हर एक कार्य जो होना चाहिए वो उत्कृष्टता का पैमाना होना चाहिए। उसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, गीता का एक श्लोक मुझे पूर्ण रूपेण याद तो नहीं है, यद्याश्चरित करके कुछ एक पंक्ति है, उसका भाव मैं बताना चाहूँगा। उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, समाज के शेष लोग वैसा ही आचरण का अनुकरण करने लग जाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को उत्कृष्ट कर्मी के पुरस्कार से नवाजा गया तो निश्चित रूप से उसका यह दायित्व बन जाता है कि वह अपना आचरण ऐसा प्रदर्शित करे कि उसके बाद शेष जो बाकी जितने लोग होंगे उस अनुरूप अनुकरण करें। आप जब बिहार था, झारखंड का गठन ही है, उस वक्त से आप विधानसभा में हैं, क्या परिवर्तन आपने देखा है? क्योंकि आप सदन के अंदर भी रहते हैं और सदन के बाहर भी विधायकों से आपका इंटरेक्शन रहता है। क्या जो सदन की जो गरिमा होती है उसको किस रूप से आप देख रहे हैं? कितना उसमें पतन हुआ या उसमें क्या हुआ है? देखिए, ये प्रश्न तो यदि सही माने में मैं कहूँ तो मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मेरे लिए बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन है। फिर भी एक सीमा के अंतर्गत मैं यदि कहना चाहूँ तो मैं वर्ष 1988 में झारखंड विधानसभा की सेवा में आया, 35 वर्ष पूरे हो गए। तो निश्चित रूप से उस समय जो एक मानदंड था, संसदीय व्यवस्था, विधायी कार्यों के प्रति जो एक कमिटमेंट जो था वो कुछ ज़्यादा था। और यदि उससे पीछे आप चलेंगे, मैं अपनी सेवा के पहले के जो इतिहास जो पढ़ता हूँ, अब वो संसदीय इतिहास की यदि बात मैं करूँ तो बहुत सारी बातें ऐसी लगती है जो अनुकरणीय है। आप यदि अनुमति दें तो एक दो छोटा उदाहरण मैं तुरंत में बताना चाहूँगा। जैसे एक मैं चीन युद्ध के बाद की बात मैं उदाहरण देना चाहूँगा, पार्लियामेंट की, लोकसभा की। तो उसमें हुआ क्या, जो चीन युद्ध में भारत की तो धूल धूसरित हो चुकी थी प्रतिष्ठा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का एक प्रश्न था, वहाँ पर तारांकित प्रश्न जो होता है वो सबसे ऊपर लिस्टेड होता है। 20 तारांकित प्रश्न लिस्टेड होते हैं एक दिन के लिए, जवाब के लिए, मौखिक उत्तर के लिए। उसमें नंबर 1 पर था वो तारांकित प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने फ़ोन कर कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि आज तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारा और निश्चित रूप से तुम बहुत तैयारी के साथ आओगे और ये भी निश्चित है कि सरकार की किरकिरी होगी, फजीहत होगी। प्रत्युत्तर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और राष्ट्र हित में, देश हित में वे सदन में उस दिन उपस्थित नहीं हुए, अनुपस्थित रहे। परिणाम यह हुआ कि वह प्रश्न अपृष्ट हुआ, वो पूछा नहीं गया। इसको मैं इस बात से मैं जोड़ता हूँ कि जिस प्रकार भगत सिंह को फांसी हुई, उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने के बाद यदि फांसी हुई, भाग जाते तो बच भी सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? उनको चूंकि न्यायालय के कटघरे में खड़े होकर जनता को ये बताना था जो बम बनाया कैसे जाता है, बारूद से बम कैसे बनता है, ये उन्होंने अदालत में खड़े होकर बताया, जो ताकि लोग समझे, मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों के सामने जाए ये बात। तो ये सब बातें हैं। अब भारत की संसदीय व्यवस्था की उत्कृष्टता की बात यदि करेंगे तो आप इसमें देखिए, जो मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार का पक्ष रखने के लिए यूएनओ में गए थे, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो हमारे यहाँ ये संसदीय व्यवस्था इतनी सुंदर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का तीनों का संरचना इतना सुंदर है। जो विधायिका में हम ये देखते हैं जो कि ये एक सरिता के 2 तीर के समान है, जो आपस में मिलते तो कभी नहीं है लेकिन रहते हैं हमेशा साथ साथ ही। और देश हित का, राज्य हित का यदि कोई मुद्दा आता है तो निश्चित रूप से उसमें साथ होते हैं। अभी आपने
इसमें नारी वंदन विधेयक को आपने देखा अभी हाल में जो पारित हुआ, सारे लोग एक हो गए। इसी तरह एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1985 में, जो 30 जनवरी को लोकसभा में और 31 जनवरी को राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, तो उसमें भी यही हुआ था, 1-2 आदमी मुश्किल से किसी खंड पर विरोध में वोट किए थे, अन्यथा 435, 452, 455 इस तरह करके पक्ष में वोटिंग हुए, बाकी लोग एब्सटेन किए। तो गरिमा गिरी है ये सब तो मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। आज भी गरिमा है, तब तो मूल्य बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही है। पहले विधायी कार्यों में 62 से 65% समय दिया जाता था, संसद का जो समय होता था उसमें 62-65% दिया जाता था। अब वो धीरे धीरे कमी होता जा रहा है, न विधायक उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, न सरकार उतनी इंटरेस्ट ले रही है, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां आई है। तो अब जो है सो सत्र छोटा होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से सत्र छोटा होगा, समय कम मिलेगा। फिर भी मैं झारखंड विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो चौथी झारखंड विधानसभा तक, पहली से चौथी तक, उसके 19 वर्षों में 307 विधेयक यहाँ से पारित हुए झारखंड विधानसभा से। और इधर के 4 वर्षों की जब मैं बात करूंगा तो 4 वर्षों में अभी तक 72 विधेयक पारित हुए हैं। ये बात भिन्न है कि उसमें से 19 विधेयक अभी भी अधिनियमित नहीं हुए हैं, मतलब कि कुछ तो 7 तो अटके हुए हैं, सरकार ने या तो वापस ले लिया या किसी और कारण से डिफेक्ट्स के कारण है। कुछ जो है सो माननीय राष्ट्रपति दो चला गया है, माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ, कुछ माननीय राज्यपाल के विचारार्थ लंबित है। तो वो सब यदि पारित हो जाता है तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 वर्षों में 15 मूल विधेयक पारित हुए हैं, माने 15 नए कानून बने, कह लीजिए आप, 15 नए कानून बने मूल विधेयकों के कारण। तो औसतन 4.25 हुआ। हम संसद से यदि तुलना करें तो 75 वर्षों में 106, माने रेशियो देखें तो 1.5 का प्रति वर्ष है वहाँ, और हम 3.75 के रेशियो में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कानून बनाने में हम आज भी किसी से पीछे नहीं हैं, ये बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। बजटीय उपबंध जो है हम आपको बता दें, 4 वर्ष में मात्र 88 करोड़ रुपया, 88,000 करोड़ रुपया था आज से 4 वर्ष पहले 2019-20 का बजट। और 20-21 से लेके अभी तक जो 4 वित्तीय वर्ष का जो बजट जो दिया गया है तो 1,18,000 करोड़ हो गया। मतलब कि इतना तेज़ी से इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक चीज़ दर्शाता है जो कि हमारे आंतरिक संसाधन बढ़ रहे हैं, केंद्रीय सहायता राशि बढ़ रही है, केंद्रीय योजनाएं जो हमारी जो चल रही हैं उनमें जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनागत योजनाएं जो हैं, इन सभी पर काम बड़ी तेज़ी में हो रही है। ये आपको दिख रहा है अब ज़मीन पर, ये राज्य बनने के 23 वर्ष के बाद ये दिख रहा है। एक बात और मैं बता दूं, क्वेश्चन जो होता है, प्रश्न जो होता है, हमारे श्रोता वर्ग इस बात को जानते होंगे, जो सदन का सबसे महत्वपूर्ण टूल जो होता है सो एक प्रश्न के रूप में होता है। माननीय सदस्य जनहित के मुद्दे पूछते हैं उसमें, और अक्सर ऐसा होता है जो 1 घंटा का समय होता है, कभी हंगामे के कारण, कभी और कारणों से वो क्वेश्चन का जवाब सही ढंग से नहीं हो पाता। तो हमारे यहाँ एक अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति का निर्माण किया गया, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस रेफर हो जाते हैं और उसमें समिति उस पर विभागीय पदाधिकारियों के साथ डिस्कशन करके उस पर अपना निर्णय लेती है, अनुशंसा करती है, रिपोर्ट पेश करती है। माने वो क्वेश्चन मरता नहीं है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। और एक बात सर, और मैं सबसे बड़ा बात ये बताना चाहूँगा, हमने इस 1 वर्ष का आकलन देखा, माने 2023 का मैं बता दूँ तो 2023 में जो तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्न जितने सदन में प्रस्तुत हुए, जितने स्वीकृत हुए, तो जैसे 659 बजट सत्र में स्वीकृत हुए थे, उसमें से मात्र 12 या 13 के आंसर हमारे पास नहीं आए थे। नहीं तो सारे क्वेश्चन, अब विधानसभा में अध्यक्ष महोदय का इस तरह का अपना काम करने का तौर तरीका है और संसदीय कार्य मंत्री का इतना सहयोग प्राप्त होता रहा है कि अमूमन सारे क्वेश्चन का लिखित उत्तर तो आ ही जाता है, ताकि माननीय सदस्य स्थिति से वाकिफ़ हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता हूँ कि बाकी अन्य जगहों पर, विधानसभाओं में, मैं बिहार में रहा हूँ लंबे समय तक, 16 वर्ष वहाँ मैंने काम किया, वहाँ पर लिखित उत्तर नहीं आता था। हम लोग पत्राचार करते रहते थे, रिमाइंडर देते रहते थे, तो वो बहुत आसान नहीं होता था आंसर प्राप्त करना। 1-1.5 साल के बाद आंसर आया, तब तक वो क्वेश्चन ही इनफ्रक्चुअस हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया।
तो ये बात है। मिश्रा जी, आप साहित्य में भी उतनी ही रुचि रखते हैं। आपने कई कविताएं भी लिखी हैं, कई आलेख। उड़ान जो पत्रिका है विधानसभा का, उसका संपादन भी आपके हिस्से पे है। तो दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं आप, काम में भी और साहित्य में भी? देखिए, इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी के नाम से सारे लोग वाकिफ़ होंगे। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था जब मैं उड़ान का संपादक बना, मैं काम कर रहा था। 4 अंक निकले होंगे, संजोग से उनके पास भी गए। तो उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे फ़ोन किया, जो कि आप अपना परिचय बताइए। तो मैंने सिंपल बताया कि मैं मिथिलेश कुमार मिश्र हूँ और झारखंड विधानसभा में संयुक्त सचिव के रूप में हूँ। तो फिर आप संपादक कैसे हैं और इतना साहित्यिक रूप में आप कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, और ये दायित्व तो कैसे निर्वहन करते हैं, ये सेम सवाल उन्होंने किया। तो हम कहे जो कि एक अभिरुचि यदि इस हद तक सर चढ़ जाए, जो जुनून का स्वरूप धारण कर ले, तो निश्चित रूप से मैं विद्यार्थी रहा विज्ञान का। मैंने एमएससी फिजिक्स किया पटना यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स से एमएससी किया 86 में। उसके बाद नौकरी में आया तो एक बात मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि रजिस्टर्ड तो कहीं और हैं वो रिसर्च स्कॉलर, लेकिन 2 रिसर्च स्कॉलर को पूरा थीसिस लिखने में 100% मैंने सहयोग किया और मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने पूरा काम किया। और एक का तो थीसिस सबमिट हो गया है, दूसरा का सबमिट होने की स्थिति में है। तो पॉलिटिकल साइंस का एक जुनून था जो कि मैंने वो अध्ययन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, कॉल एंड सकधर का जो संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया है उसका मैंने अध्ययन किया, तो उसको मैंने सीखा। और साहित्य की बात यदि मैं कहूँ तो मैं जब 36वीं बीपीएससी मैंने दिया था तो मैथिली मेरा एक विषय था और उसमें मुझे 84% अंक आया था, जो उस वर्ष का हाईएस्ट था मैथिली भाषा में। ऐसे भी साहित्य में मुश्किल होता है। तो साहित्य में 84% माने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो मुझे आया। तो वो मेरा एक जुनून रहा है साहित्य के प्रति, और मैं वो काम करता रहा। मैं उस रूप में करता रहा, मैं पदाधिकारी के रूप में उसको नहीं ले रहा था। मैं सिर्फ एक रचनाकार के रूप में उड़ान के संपादन से जुड़ा और संसदीय विषयों पर आलेख लिखता रहा, कविताएं लिखता रहा, लेख लिखता रहा और कथाएं लिखता रहा। एक हास्य सीरीज़ मैंने शुरू किया था चुटकुलानंद करके, कभी चुटकुलानंद की व्यथा, कभी चुटकुलानंद का यात्रा पड़ा भाव, तो घटकैती के फेर में चुटकुलानंद जी, तो यात्रा के फेर में चुटकुलानंद जी, इस तरह करके बहुत सारे मैंने करीब 14-15 लगातार वो सीरियल जैसा चलता रहा मेरा। तो वो एक मेरा निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो जुनून है। इसके साथ एक चीज़ आपको शायद पता ना हो, मैं बताना चाहूँगा कि मैं रंगकर्मी हूँ मूल रूप से, और 1983 से मैं रंगमंच से जुड़ा रहा और आकाशवाणी पटना का मैं उद्घोषक था, नाटक स्वर वहाँ उत्तीर्ण था। पटना दूरदर्शन से जुड़ा, दिल्ली दूरदर्शन से जुड़ा, जी टीवी से जुड़ा, बहुत सारे सीरियल में मैंने काम किए और सौभाग्य से एक सिनेमा में काम करने का मौका मिला, मिथिला मखाना, जो 2015-16 में वो नेशनल अवार्डी फिल्म है। क्या बात, ये हमें भी नहीं पता था। ये मेरा सौभाग्य है जो थोड़ा सा उधर भी कुछ किस्मत आजमाने का मौका। क्या संदेश देंगे आप अपने जो जूनियर आपसे जो कर्मी हैं, किस रूप से उन्हें आप प्रेरित करेंगे? हाँ, देखिए, एक बात मैं आपको पता होगा जी, यहाँ पर एक विधायी शोध संदर्भ में प्रशिक्षण कोषांग है, हमेशा उसका कुछ न कुछ प्रशिक्षण होता रहता है। हम माननीय सदस्यों को, राज्य सरकार के पदाधिकारियों को, विधानसभा के पदाधिकारी कर्मचारी को, छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। मैं उसमें संसाधन पुरुष के रूप में रहता हूँ। तो मैं अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मी हैं, सारे हमारे छोटे भाई की तरह हैं और सब मुझसे बहुत ही जुड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा जो कि एक प्यून और एक असिस्टेंट भी मुझसे बराबरी की तरह से पेश आता है। मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं बड़ा या छोटा हूँ। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत आप बना लें, संसदीय विधा के मामले में आप अपने आप को इतना कर्मठ और मजबूत जरूर बना लें कि आपसे कभी कोई रास्ता चलते कोई प्रश्न पूछते, कोई जानकारी लेना चाहे तो ये नहीं कहना पड़े जो ठहरिए मैं सर से पूछ के बताऊंगा। आप तत्क्षण उसका जवाब देने के लायक हों, यही आपकी उपलब्धि होगी और यही तभी आपकी पहचान बनेगी, यही मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मिथिलेश कुमार मिश्र और इन्होंने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सहयोगी कौशल के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।